गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चों का डाउट्स आया था कि लास्ट वीडियो में मैंने जो सेकंड पार्ट समझाया था फैराडेस लॉ का सेकंड पार्ट, उसमें कुछ डाउट्स था, तो मैं उसका क्लियरिटी के लिए यहाँ पे कुछ बातें समझाने जा रहा हूँ आपको। एलुमिनियम जो होता है ना, उसका मास होता है 27, ठीक है। अगर आप 27 के सामने लिख दोगे यू तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, और अगर यहाँ लिख दोगे 27 ग्राम तो ये 1 मोलर मास हो जाएगा। मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम के एटम जब जुड़ जाएंगे, 1 मोल का मतलब होता है इतने, एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम जब एल्यूमिनियम के जुड़ जाएंगे तब जाके उसका मास होगा 27 ग्राम। अगर एक एटम की बात करेंगे तो उसका होगा 27 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अच्छा, मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी या एक फैराडे चार्ज होता है दैट इज़ 96500 कूलम जो चार्ज होता है, ये हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिपॉजिट करता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे। शायद यही डाउट था बहुत बच्चों का, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, मान लो इस इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करो। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, एक एल्यूमिनियम का एटम बनाया। अभी क्या बना है? एटम। अगर एक एटम बनाना पड़ा हमें एल्यूमिनियम का, वो भी Al+3 आयन से, तो उसके लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी। तो 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए क्या 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? क्लियर है? तो अगर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना पड़ा तो मुझे उसके 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी। आपको पता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंस फैक्टर। एल्यूमिनियम का आपको पता है वैलेंस मॉलिक्यूलर वेट होता है 27, और वैलेंस फैक्टर कैसे बताओगे? जो उस पर चार्ज होगा उसके आयन पे, उसे डिवाइड किया तो यहाँ पे निकल गया इसका इक्विवेलेंट वेट। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझो। यहाँ पे इधर मैंने लिखा मास, इधर लिखा चार्ज। हमें पता है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम का निकालने के लिए, मतलब इसका 1 मोल निकालने के लिए हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, कितना चार्ज चाहिए था? 3 × F। 3 मोल इलेक्ट्रॉन थे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1F के बराबर, तो 3 मोल पे कितना होगा? 3F के बराबर। तो 27 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 3F इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। 3 × 9, इसको आप और एक्सप्लेन करके वैसे भी लिख सकते हो, 3 × 96500 कलम, इतनी चार्ज चाहिए था। तो बताओ 9 ग्राम, मतलब इसका एक इक्विवेलेंट का मास कितना होता है? 9 ग्राम। तो 9 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी? तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए यहाँ पे? एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आंसर आएगा एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स को उठा के इधर ले जाओ, 9 को इधर, 27 को इधर, तो सब आपस में कट जाएगा। 9 3 27, 27/27 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू एफ आ जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर आपको उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाना है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी भी 1 फैराडे चाहिए होगी, दैट इज़ 96500 कूलम। शायद यही बहुत बच्चों को डाउट था कि ये एक इक्विवेलेंट कर क्या है 96500 कूलम के साथ, ठीक है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपने पढ़ाई है W = Z/Q। ये आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था फैराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से। तो Z को हम क्या लिख सकते हैं? W/Q लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर वेट, एक मिनट, अगर यहाँ पर वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर हुआ तो जो चार्ज लगेगा वो भी क्या 96500 लगेगा। तो Z के 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, एक जनरल होता है W/Q, एक होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 कलम। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं। इसके पैरेलल एक दूसरा वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देता, जैसे प्लास्टिक, वुड, ये सब। और कंडक्टर्स होते हैं जिसमें आसानी से करंट या हीट पास हो सकती है, इसको कंडक्टर्स बोलते हैं। असल में कुछ बातें मैं आपको ऐसे ही समझाना चाहूँगा, आप बस उसको ज्ञान के लिए सुन लें, ठीक है। कहीं लिखा नहीं है मैंने इसमें। जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक वायर हुआ, कॉपर का वायर होता है। कॉपर के वायर में ना पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो वो हम उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसकी वजह से होगी। इलेक्ट्रॉन्स भी एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कभी अपने सरफेस को छोड़ते नहीं हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं जब उस पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा। तो जब वो मूव करना शुरू करते हैं उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो अब पहले कंडक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ो।
ऑल दोज सब्सटेंस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। क्लियर है। अब ये कंडक्टर्स, ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं टाइप्स की। दो टाइप के कंडक्टर होते हैं। पहला होता है मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर्स आर दोज काइंड ऑफ कॉपर वायर। कॉपर एक मेटल है, तो उसके अंदर पर सेंटीमीटर क्यूब में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेटल्स आर केपेबल ऑफ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी वायर में करंट को फ्लो कराऊंगा तो वायर जलेगा तो नहीं ना, मतलब उसमें कुछ डैमेज तो नहीं होगा ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर रही है लेकिन उसमें खुद का कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। मेनली क्या समझाना चाहता हूँ इस टॉपिक के थ्रू, दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। एक वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे जो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करो, मैं इस वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो पहले फिर पढ़ लेना। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, कैथोड एनोड लगा दिए, और उसमें कोई सॉल्ट डाल दिया। अब बताओ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सॉल्ट तो दो हिस्सों में टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने पानी में क्या मिला दिया, नमक ही मिला दिया। ठीक है, पानी में नमक मिला दिया, नमक तो फटाफट टूट जाएगा दो पार्ट्स में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। क्या ये दोनों आयंस हैं? तो एक्चुअली में करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो। मैंने ये कभी नहीं बोला इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चार्ज तो, है ना। तो यहाँ पे चार्ज तो ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर आ गया है, इलेक्ट्रॉड्स भी हमारे पास हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रही हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस मिलते ही चार्ज मूव करेगा ही करेगा। मैंने आपको पहले समझाई हुई हैं चीज़ें, नहीं समझाई तो एक बार आप आ जाओ इस वाले टॉपिक पे समझो। फॉर एग्जांपल, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हुई हैं बाहर। ठीक है, और एक चार्ज Q है, इसको हम उठा के किसी एक डिस्टेंस से यहाँ तक लेके आते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं A। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसको पोटेंशियल बोलते हैं VA। और मुझे एक बात बताओ, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक ये अपने आप तो आएगा नहीं, ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट तक लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा, मैं 10th क्लास का फॉर्मूला आपको एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ, दैट इज़ V=W/Q। पढ़ा है ना कभी? हाँ, V=W/Q। W/Q का मतलब समझने की कोशिश करो यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम कर दिया, अगर मैंने चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम कर दिया तो क्या पोटेंशियल वर्क डन के बराबर हो जाएगा? अगर ये Q ही 1 हो गया, 1 कूलम हो गया, तो V और W बराबर। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है इट इज़ अमाउंट द वर्क डन इन, इस पहले हिंदी में समझो फिर इंग्लिश में बोलूँगा, मुझे पता है तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है। यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा मुझे इस चार्ज को, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू the amount of work done in bringing a charge, a positive charge or a negative charge, in the electric field at a certain point. Okay, so it is the amount of the total work done in bringing a charge from one point, या फिर बोल सकते हो from infinity to a certain point inside the electric field is called potential. ठीक है, तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी से लेके किसी एक पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा उसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्लियर? आप सुनो, तो अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे लाके, अच्छा यहाँ पर यहाँ तक लाने के लिए मुझे खुद बताओ, मुझे जितना पास लेके जाना पड़ेगा प्लस चार्ज को प्लस के, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो VA ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर मैं किसी एक पॉइंट को इससे दूर चूज़ कर लूँ, B पॉइंट को, तो यहाँ VB लिखूँगा, तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल कम होगा। मैं प्लस चार्ज को यहाँ पर रख के छोड़ देता हूँ। बताओ, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज की वजह से रिपल करेगा, इधर भागेगा इस तरफ, तो ये इधर भागा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी पॉजिटिव चार्ज को रखूँगा तो वो अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा? तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ से भागता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागता है। एक तो कैमरा सामने नीचे लिखना पड़ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज एक हो गया, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भागता है। अब सोचो अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा होता यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो उसको अट्रैक्ट करता, तो लो पोटेंशियल से हाई भागता। तो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ होता तो वो अपने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चला जाता। डन? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का आपके पास समझ में आ चुकी है। अब काम की बात समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या बोलता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलता है कि अगर आपने एक सॉल्ट लिया, पानी के अंदर मिलाया, मिक्स कर दिया, उसका मोल्टन सॉल्यूशन भी ले दिया और उसमें इलेक्ट्रॉड्स डाल दिए बैटरी के साथ, तो वो जो आयंस हैं वो अपने इलेक्ट्रॉड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉड्स की तरफ मूव करेंगे, और अब रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉड्स की तरफ मूव करेंगे तो वो अगर उनका वो मूव कर गए उसी को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। तो पूरा पढ़ लो इसके बारे में।
इलेक्ट्रोलाइट्स आर द आयनिक सब्सटेंस विच एग्जिबिट कंडक्टेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ से इसको मैं अलग कर देता हूँ। टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रॉड्स, तो अपने अपनी अपोजिट इलेक्ट्रॉड्स की तरफ मूव करना उनका, इसी को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। क्लियर हुआ मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात। तो दो तरह के कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक वाले कभी डिकम्पोज नहीं होंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसमें से, और इलेक्ट्रोलिटिक वाले अगर डिकम्पोज नहीं हुए तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका तो ये वाले डिकम्पोज हो जाएंगे, ये वाले डिकम्पोज नहीं होंगे। क्लियर है। इसके बेसिस पे दो टाइप के कंडक्टर्स बना दिए इन्होंने। चलो अभी हम थोड़ा फिजिक्स के पार्ट में आते हैं, नहीं अभी नहीं आते, थोड़ी देर में आएंगे। सुनो, अब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मतलब हमने सॉल्ट को मिलाया था। ये इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट जिसको पानी में डाला फटाफट अपने दोनों आयंस में टूट गया, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, और जो नहीं टूटा आसानी से उसे बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। तो विच डिसोसिएट completely into the ion the solution is called strong electrolyte, and with which do not ionize completely in the solution are called weak electrolytes। अब थोड़ा सा याद करो, मैंने पिछले चैप्टर सॉल्यूशन में आपको कुछ बात समझाई थी, अल्फ़ा नाम की कोई चीज़ समझाई थी। अल्फ़ा एक फ्रैक्शन था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ऊपर अपने आप लिखना, मैंने लिखूंगा, ठीक है, यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। क्या इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैंने आपको उसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू 1 लिखवाई थी। 1 कब लिखवाता हूँ, जब 100% डिसोसिएशन हुआ था या 100% एसोसिएशन हुआ था, तब अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू वैरी करती है हमेशा 0 से लेके 1 तक। नहीं क्या बोल दिया, हाँ 0 से 1 तक चाहिए, ये 0 से 1 तक होता है। और एक होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मैं कंफ्यूज हो गया था इस बात से, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है जो बिल्कुल टूटता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, तो उसमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उसमें हो जाती है अल्फ़ा की वैल्यू 0, और अल्फ़ा की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डन, यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम वो फैक्टर्स की बात करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस की पे असर डालता है। पहला समझो इंटरआयनिक अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें पूरा लाइन को पहले पढ़ लेते हैं। दीज डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, दैट इज सॉल्यूट इंटरैक्शन। इफ द सॉल्यूट इंटरैक्शन आर लार्ज, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज लॉ, ठीक है। समझो मेरी बात को, ये रहा पानी, इसमें डाल दिया आपने नमक डाल दिया, मान लो सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, इधर पड़ा हुआ है एक और सोडियम आयन पड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, इनको फ्लो करना पड़ेगा अगर कंडक्टिविटी चाहिए, मतलब तुम्हें करंट चाहिए, मतलब तुम्हें चाहिए कंडक्टिविटी, ये फ्लो करें। फ्लो करने के लिए आसपास होना चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। जितना ये आसपास होते हैं ये सॉल्यूट है, और जिसमें मिलाया वो सॉल्वेंट है। तो जिनको आपस में आपने मिलाया है, अगर वो आसपास होंगे तो वो एक दूसरे पे इंटरैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल Na के पास Cl नेगेटिव हो गया, इसको बाउंड करके रखना चाहेगा। अगर Na के पास ही Cl नेगेटिव आ गया तो इसको बाउंड करके रखना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इनका इंटरआयनिक इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा, उतना आपस में एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे, और रहना पसंद करेंगे तो फिर कंडक्टिविटी हो नहीं पाएगी। तो सिंपल सी बात लिखी हुई है, इफ़ द सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर लार्ज, अगर सॉल्यूट का इंटरेक्शन ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, इंटरआयनिक इंटरेक्शन। इंटरआयनिक का मतलब सॉल्यूट के आयन, सिर्फ सॉल्वेंट की बात नहीं करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ सॉल्यूट के आयन्स आपस में जो इंटरैक्शन ज़्यादा रखेंगे तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन का मतलब समझो पहले क्या होता है। देखो, सॉल्वेशन का मतलब समझना, मान लो आपने पानी में नमक मिलाया, तो नमक के अंदर Na+ आयन होता है कि नहीं होता। इसको थोड़ा साइड में आओ, यहाँ पे देखो, ये Na+ आयन है पानी के अंदर। अब पानी के मॉलिक्यूल ने इसको चारों तरफ से कुछ ऐसे घेर लेते हैं। ये हुआ H2O, H पे प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। फिर इसको ऐसे बनाओ HO, फिर यहाँ बना लो इसको ऑक्सीजन, यहाँ लिख दो H, यहाँ लिख दो H, यहाँ लिखो प्लस, यहाँ लिखो प्लस, यहाँ लिखो माइनस। देखो, प्लस चार्ज को चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज वाले आके चारों तरफ से घेर लेते हैं, एक रेडियस बना लेते हैं पूरा चारों तरफ घूम के, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर इंटरेक्शन किस चीज़ का है, पानी तो सॉल्वेंट है और Na+ सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन होगा इस वाले केस में, सॉल्वेशन। असल में सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्ट के आयन को पानी का चारों तरफ से घेरना, इसी प्रोसेस को सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। तो जहाँ सॉल्वेशन ऑफ आयन हुआ, क्लियर है।
तो दिस डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द सॉल्यूट एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब Na+ को जितना पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे, क्या उसको जाने देंगे आगे? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव वाला पार्ट सोडियम के सामने है। नेगेटिव वाला पार्ट सोडियम के सामने है। अगर इसी की जगह यहाँ पे Cl नेगेटिव होता, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ Cl नेगेटिव होता तो H2O कुछ इस तरीके से सामने आ जाता है इसके, ये H+H+ हुआ और ये ऑक्सीजन पे माइनस हुआ, तो ये इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता कि नहीं हो जाता? तो जितने ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल उसको घेर लेंगे उतना ज़्यादा इसको सॉल्वेट हम बोलेंगे कि ये ज़्यादा सॉल्वेट हो गया है, मतलब सॉल्वेशन प्रोसेस में है द सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल बाय सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। क्लियर है? तो जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उसी को बोलेंगे जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो आयन को आगे फर्दर मूव ही नहीं करने देगा। थर्ड पॉइंट है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। विस्कोसिटी आपने 11th क्लास में पढ़ा था। विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन, सॉल्यूशन का गाढ़ापन। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने विस्कोसिटी की फोर्स का, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे ये होता था आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी यूनिट होती थी डेका पाइज पाइज। कुछ याद है? नहीं याद होगा, मुझे पता है। ठीक है, कोई नहीं, सीख जाओगे एक दिन। ठीक है, मुझे भी नहीं आता था 11th क्लास में। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो अब सोचो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ तो सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा होगा। सिंपल सी बात समझो, विस्कोसिटी मतलब होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड के अंदर ही अंदर आपस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। अब सोचो, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना सॉल्यूशन गाढ़ा, उतना सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को आगे जाने ही नहीं देगा वो, और जाने नहीं देगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो मैंने शॉर्ट लिख दिया यहाँ पे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी विस्कस फोर्स ज़्यादा होगी, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट चलो, अब कुछ बातें फिजिक्स के फॉर्मूलेज़ के लिए जान लेते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं। पहले ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR, 9th क्लास में हमने पढ़ाई था। फिर भी एक बार दोबारा कुछ बातें जान लेते हैं। मान लो एक कंडक्टर है आपके पास, ये है सिंपल मेटल। ठीक है, कोई कंडक्टर है, इसके दोनों तरफ आपने लगा दी बैटरी। बैटरी को ऐसे डिनोट करते हैं, आपको सेकंड चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने को मिल ही जाएगा 12th क्लास वालों को। तो ये बैटरी है, बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। इस कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स तब मूव करते हैं जब इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया किसने है? बैटरी ने। मान लो भी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। ठीक है, और इस कंडक्टर की लेंथ को मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, हम इसको मान लेते हैं लेंथ को L। क्या माना हमने? L। ठीक है, अगर इस कंडक्टर को मैं कैमरे में क्या हो गया? ओ ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन निकाल लें तो इसका क्रॉस सेक्शन होता है A। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा? A। इसको हम ऐसे प्लेन काटेंगे तो जो इसको काटने के बाद सामने वाला सेक्शन निकल के आता है ना, जो उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो है A, लेंथ दिया हुआ है L, पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया मान लो V। कितना लगा दिया बेटा? V लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी किसी भी चार्ज को पोटेंशियल का डिफरेंस दोगे तो कहीं ना कहीं तो भागेगा भाई। जैसे पॉजिटिव चार्ज भाग रहा था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भागता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। क्लियर है? तो बताया बस, ये देखो यहाँ पे ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ बोलता है कि जितना कंडक्टर के दोनों तरफ जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कंडक्टर के दोनों तरफ जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उतना उसके अंदर करंट फ्लो करता है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम लिखते हैं कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू R। क्या बोलते हैं इसको? R। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR सॉरी। तो इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना स्पीड में भागेगा, जितना स्पीड में भागेगा उतना करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू Q/T। मतलब उसका फ्लो करने का रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है, कांस्टेंट लगाया, दैट इज कॉल्ड R। R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया V/I। क्लियर है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम को डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, ओम हो गया। अच्छा, तो रेजिस्टेंस होता है ओम, तो उसका उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। याद रखना है आपको 4 टर्म्स, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। पहले दोनों एक को फिर दो और बताता हूँ। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का जो उल्टा, तो ओम का जो उल्टा होगा उसको बोलेंगे ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को एक और नाम होता है, आपको सेकंड चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा, उसको बोलते हैं MHO। इसी की स्पेलिंग उल्टी कर देना, MHO। ठीक है, या तो सीमेन भी बोलते हैं इसको, SIEMEN। एक मोबाइल की कंपनी आती थी बहुत ज़माने पुराने पहले,
उसको भी साइमन के नाम से बोला जाता था, ठीक है। जापान की कंपनी थी, नोकिया से पहले आती थी वो, ठीक है। अब बंद हो गए, टाइम के साथ अपडेट नहीं हुए, पीछे रह गए, जैसे आप लोग पीछे रह जाते हो, अपडेट नहीं होते, ठीक है। ऑनलाइन ज़माना आ गया। चलो नेक्स्ट होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है हाँ, रेजिस्टिविटी के बारे में समझने की कोशिश करो। देखो, पहले ओम्स लॉ के बारे में कुछ बात और से बताता हूँ। यहाँ पर आपका फॉर्मूला निकल के आया था V इक्वल टू IR, क्लियर थी। यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, तो रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है कंडक्टर के अंदर? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पर हम एक साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे। इस कांस्टेंट को बोलते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं, रो, RHO लिखते हैं, प्रोनाउंस ऐसे करते हैं RHO, रो। इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल टू रो L बाई A, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो अब उल्टा यहाँ पे क्या करोगे, देखो सबसे पहले पढ़ाया रेजिस्टेंस, ये वाला, ये होता है रेजिस्टेंस, तो उसका उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। अब आपको पढ़ाया गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। इस एक बात याद रखना, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मुझे देखना कैमरा में पड़ता है और हाथ साइड बाई साइड चल रहा होता है, तो प्लीज़ राइटिंग पे थोड़ा ध्यान ना दें, समझ आना इसको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपने आप लिखना, ठीक है। आप सुनो, तो एक्चुअली हाँ ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कर दूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तो ये 1 और ये 1, तो क्या ये इसके बराबर आ जाएगा? तो हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना पड़ा, तो क्या ये रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। देखो, अगर किसी की लेंथ और एरिया 1 इंटू 1 हुआ तो आंसर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोल सकते हैं एक यूनिट वॉल्यूम का जो भी रेजिस्टेंस होता है उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। L और A की वैल्यू 1, तो वो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई? रेजिस्टेंस के बराबर, क्लियर है। तो यहाँ रेजिस्टिविटी टर्म्स निकल के आए हैं। अगर मैं इस रेजिस्टिविटी का भी उल्टा कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो क्या वो कंडक्टिविटी बन जाएगा? क्या बना? कंडक्टिविटी। ये बना कंडक्टिविटी, ये लिख देता हूँ। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 1/ρ के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे रो की यूनिट निकालनी पड़ी तो कैसे निकालूंगा? आपने देखा था रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट आपको निकालनी है। लेंथ होता है मीटर में और ये होता है मीटर का स्क्वायर में। ऊपर मीटर है, मीटर से मीटर गया, ये इधर आया, तो रो की वैल्यू किसके बराबर होगी? रो की यूनिट क्या आ गई बेटा? ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर होती है, ओम मीटर की यूनिट आ गई। आप सुनो, ये कंडक्टिविटी हमारी हो चुकी है, रेजिस्टेंस हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैं कुछ एक और बात लास्ट सम अप करता हूँ चीज़ों को। हमारे पास एक फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये था ना। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, C से। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं C से, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, फिर दोबारा लिख देता हूँ। या कंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे बेटा C से, ठीक है। रेजिस्टिविटी को हमने रो से किया था, कंडक्टिविटी को भी बताता हूँ कैसे करते हैं। तो मैंने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को खोल दिया, 1/c लिख दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, तो 1/c लिख दिया। ऐसी रेजिस्टिविटी का भी रेसिप्रोकल होता है 1/k, इसको कप्पा बोलते हैं, ऐसे लिख देता हूँ स्पेलिंग KAPPA, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी, ये हो गया L/A, क्लियर है। इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बनेगा, इस कप्पा को उठा के इधर ले जो, K, ये आ गया C और ये आ गया L/A, क्लियर है। एक और बात, ये L/J होता है ना, L/A जो होता है इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्लियर है। कांस्टेंट है CONSTANT, गीता विद्या मंदिर स्कूल ये बच्चों, ठीक है। तो एक मिनट, सही नाम दिया ना, K इज इक्वल टू CL/A, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको PDF की फॉर्म में सेंड कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप उसको साथ साथ करते रहना, ठीक है। बाकी चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। इतना इंटरनेट है आज के लिए, बाय बाय।